आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो गवर्नमेंट बजट के बारे में पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट बजट क्या है और कैसे ये गवर्नमेंट बजट हमारी इकॉनमी के वेलफेयर के लिए स्टेप्स लेता है। गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट क्या है, जितना भी हमने पूरी क्लास में पढ़ा लास्ट 2 क्लासेस में, आज जल्दी से मैं पहले उसे सम अप कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं, फिर हम लोग आगे बढ़ें। बेटा सबसे पहले ये फ्लो चार्ट आप लोग नोट भी कर लेना कि गवर्नमेंट बजट का मीनिंग क्या है। मैं एक बार जल्दी से पूरे चैप्टर को शॉर्ट में आपको करवा रहा हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। गवर्नमेंट बजट का मतलब होता है गवर्नमेंट बजट इज एन अकाउंट और स्टेटमेंट दैट रिकॉर्ड्स estimated income and estimated expenditure during a year. Estimated income and estimated expenditure during a year. एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर गवर्नमेंट कितना पैसा अर्न करने वाली है और कितना स्पेंडिंग्स करेगी, उन सबको रिकॉर्ड करने वाले अकाउंट या स्टेटमेंट को हम गवर्नमेंट बजट के नाम से जानते हैं। आपको बताना चाहूंगा ये जो गवर्नमेंट बजट होता है इसके दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं बेटा, जिसके बिहाफ पर पूरे चैप्टर को कंस्ट्रक्ट करा गया है। सबसे पहला होता है बजट रिसिट्स और दूसरा है बेटा बजट एक्सपेंडिचर। दो पॉइंट स्पेशली हैं जो आपके एग्जाम में एग्जामिनर पूछता है। बजट की दो साइड्स होती हैं, बजट रिसिट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसिट्स का मतलब होता है ऑल सोर्स ऑफ इनकम, और ये बजट रिसिट दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक है बेटा रेवेन्यू रिसिट्स, एक होता है कैपिटल रिसिट्स। ये सारी चीजें हम लोगों ने वो पढ़ ली। ऐसे ही हमारा एक्सपेंडिचर भी दो तरीके का है बेटा, एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। देन हम लोगों ने पढ़ा था ये जो रेवेन्यू रिसिट्स होती है इसके दो पार्ट्स होते हैं। रेवेन्यू रिसिट्स के भी कितने पार्ट्स हैं बेटा? दो। सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज टैक्स रेवेन्यू और दूसरा है बेटा नॉन टैक्स रेवेन्यू। ये टैक्स रेवेन्यू भी बेटा दो कैटेगरी का है, डायरेक्ट टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट इनकम कमाती है या फिर इनडायरेक्ट टैक्स के थ्रू। और नॉन टैक्स में मैंने आपको बहुत सारे सोर्स ऑफ गवर्नमेंट बताया था, जिसमें आप लोगों को याद होना चाहिए फी होता है, फाइन होता है, इंटरेस्ट, एस्टीट होता है, राइट, इंटरेस्ट होता है, डिविडेंड होता है, बहुत सारी चीजें बेटा जिसमें गवर्नमेंट अदर देन टैक्सेस या ड्यूटीज पैसा कमाती है, उसको बेटा नॉन टैक्स रेवेन्यू बोलते हैं। और बजट एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एंड कैपिटल है। ये तो मैंने बजट के कंपोनेंट आपको लास्ट क्लास में पढ़ा दिए। फिर यहाँ क्वेश्चन आता है सर ये जो गवर्नमेंट बजट होता है इसके तीन टाइप्स थे, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत याद आ रहा है। मैंने बोला था एक होता है बेटा बैलेंस बजट, एक होता है सरप्लस बजट और एक होता है बेटा कौन सा? डेफिसिट बजट, अच्छा राइट। और ये जो डेफिसिट जो बजट्स होते हैं ना, इनकी भी बेटा फिर तीन कैटेगरी होती है। ये डेफिसिट बजट आर फर्दर क्लासिफाइड इन थ्री कैटेगरीज। इनके बेटा तीन पार्ट्स हो जाते हैं, ये तीनों पार्ट्स हम लोगों ने कवर अप करे थे। सबसे पहला होता है रिवेन्यू डेफिसिट, एक होता है फिस्कल डेफिसिट, एक होता है बेटा प्राइमरी डेफिसिट। ये तीन तरीके के डेफिसिट हमारी इकॉनमी में है, रेवेन्यू, फिस्कल एंड प्राइमरी। इन तीनों डेफिसिट्स का इम्प्लीकेशन मैंने आपको क्लियर कराया था। ये सारा टॉपिक हमारा सिलेबस में कंप्लीट हो चुका है। क्या इन पॉइंट्स में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है बेटा? किसी भी नो पॉइंट? सर। नो सर। चलो, अगर यहाँ तक आपको चीजें समझ आ गई है तो आज की क्लास का जो लास्ट टॉपिक है वो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर गवर्नमेंट बजट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आखिर गवर्नमेंट बजट क्यों पढ़ाया जा रहा है। इज देयर एनी स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट? क्या गवर्नमेंट बजट का कोई मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं? तो आपको मैं बता दूं गवर्नमेंट बजट बनाने का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है या फिर इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो सारे मैं वन बाय वन करके बताऊंगा। सबसे पहले पूरा फ्लो चार्ट नोट कर लें गवर्नमेंट बजट का, सो दैट आपको चैप्टर समझने में ईजी हो। फटाफट से इसको नोट कर लो पहले बच्चों। या फोटो क्लिक कर लो, जैसा आपको कंफर्टेबल हो। क्लियर हो चुका है? आगे बढ़ो। सर एक बार नोट करो। हाँ नोट कर लो।
कर लो बेटा, नोट कर लो। चलिए, ये तो हम लोगों ने बेटा गवर्नमेंट बजट के मेन कंपोनेंट्स पढ़े। अब हम आते हैं कि गवर्नमेंट बजट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो, गवर्नमेंट बजट का बेटा मेन ऑब्जेक्टिव्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, सभी ध्यान से सुनिएगा। गवर्नमेंट बजट का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है बेटा रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रीएलोकेशन ऑफ क्या बेटा? रिसोर्सेज। आप मुझे एक बात बताइए, हमारी कंट्री में गुड्स को प्रोड्यूस करने का राइट या गुड्स को बनाने की परमिशन कौन देती है बेटा? कौन सी गुड्स बनी है, कौन सी नहीं बनी है? गवर्नमेंट देती है, राइट। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इनडायरेक्टली हमारे देश की गवर्नमेंट हर एक रिसोर्स के रीएलोकेशन के ऊपर कंट्रोल करती है। मतलब गवर्नमेंट के पास ये राइट होती है कि रिसोर्स किसको दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा, उससे रिलेटेड सारे डिसीजन जो है वो हमारे देश की गवर्नमेंट ले सकती है। इसको बेटा हम लोग बोलते हैं रिसोर्सेज का रीएलोकेशन करना। आपको मैं एक बात बता दूं, जब गवर्नमेंट किसी को रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उससे पहले उसका ऑब्जेक्टिव देखती है, उसका पर्पस देखती है कि वो उस रिसोर्स का यूज कैसे करेगा। अगर कोई पर्सन या कोई इंडिविजुअल या फिर कोई कंपनी रिसोर्स का यूज बेटा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर्पस से कर रहा है, अगर रिसोर्स का इस्तेमाल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए होगा तो गवर्नमेंट बोलती है भाई ऐसा है, तो प्रॉफिट कमाने के लिए रिसोर्स ले रहा है तो तेरे ऊपर मैं टैक्स लगाऊंगा। तो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बना दी, इफ रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड फॉर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अगर किसी बंदे का ऑब्जेक्टिव वहां से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है किसी रिसोर्स को यूज करके, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर हैवी टैक्सेस इंपोज करती है। अगर कोई बंदा रिसोर्स का यूज कर रहा है सोशल वेलफेयर करने के लिए, तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है यार, तुम उनसे पैसा अर्न करना नहीं चाहते, बल्कि तुम्हारा पर्पस है कि तुम अपने बेटा रिसोर्सेज को कंट्री के वेलफेयर के लिए करो, इसलिए गवर्नमेंट तुम्हें उन रिसोर्सेज को यूज करने पर सब्सिडी देती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए मैं दिल्ली गवर्नमेंट से बोलूँ कि सर मुझे ना एक बहुत बढ़िया 5 स्टार होटल मेरे को यहाँ पे बनाना है द्वारका सेक्टर 10 के वहाँ पे, क्या मुझे वहाँ पे लैंड दोगे? तो गवर्नमेंट कहेगी ठीक है भाई, लैंड तेरे को दे देंगे, तू कमर्शियल यूज करेगा, पैसा कमाएगा, तो लैंड देने पर एक तो हाई चार्जेस प्लस टैक्सेस भी लगेंगे। बट अगर मैं गवर्नमेंट को प्रपोजल दूं कि सर मैं ब्लाइंड बच्चों के लिए स्कूल खोलने वाला हूँ जिससे एक सिंगल कॉइन भी नहीं लूंगा, मैं एक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक स्कूल रन करने वाला हूँ, तो क्या गवर्नमेंट मुझे सब्सिडाइज रेट पर लैंड नहीं देगी बेटा? देगी, बिकॉज वहाँ बिल्कुल देगी, क्योंकि वहां पर रिसोर्सेज का इस्तेमाल मैं अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं कर रहा, बल्कि कंट्री के रिसोर्स का इस्तेमाल मैं सोशल वेलफेयर के लिए कर रहा हूँ। तो गवर्नमेंट प्रोवाइड सब्सिडी इफ आई टेक resource in the terms of profit maximization or are used in the terms of profit maximization, then government impose heavy taxes on it. It means that government take overall control. This is major function performed by the government and this is known as reallocation of resources. क्या बच्चों आपको reallocation of resource का मतलब समझ आ गया कि रिसोर्स के बार बार डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले वो रिसोर्सेज के पर्पस देखता है कि किस पर्पस के लिए रिसोर्स यूज हो रहा है। दिस इज कॉल्ड reallocation of resource. नाउ सारे पॉइंट में नोट कराऊंगा, अभी केवल समझा रहा हूं। पॉइंट नंबर 2 बेटा, रिड्यूस इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। आप सभी बच्चे मुझे एक बात बताइए, बड़े ध्यान से मेरी बात सुन रहे हैं तो बताइएगा, क्या हमारी पूरी एंटायर इकोनॉमी में सभी लोगों के पास इनकम का लेवल एक जैसा है क्या? सभी लोगों के पास इनकम सोर्स एक है क्या? नहीं है सर। जब हमारी इकोनॉमी में इनकम की सोर्स अलग है, लोगों के पास, किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी के पास कम है,
तो हमारी इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन रेट भी डिफरेंट होगा। जो गरीब पर्सन होगा, जिसके पास पैसा नहीं है, वो कंट्री के वेलफेयर के लिए, डेवलपमेंट के लिए पार्टिसिपेशन नहीं कर पाएगा। और हमारे देश में ऐसे नंबर बहुत ज़्यादा हैं। और अमीर लोगों की संख्या हमारे देश में क्या है बेटा, कम, और उनका पार्टिसिपेशन रेट रहता है कंट्री के वेलफेयर में। इसका मतलब ये, अगर हमारे देश में रिच और पुअर का गैप लगातार बढ़ेगा तो हमारी कंट्री में पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल और कंट्रीज डेवलपमेंट कम हो जाएगा। गवर्नमेंट हमेशा अपनी बजट में हेल्प करती है कि इस गैप को कितना हम मिनिमाइज करें। अच्छा, आप खुद सोचकर देखिए, एक इकोनॉमी है जहां पर लोगों के पास ऑलमोस्ट सबके पास सेम पैसा है, और एक इकोनॉमी है जिसमें अमीर और गरीब का गैप, रिच एंड पुअर का गैप बहुत ज्यादा है। जहां पर गैप ज्यादा होगा ना, वहां डिस्क्रिमिनेशन होने के चांसेस होते हैं। तो गवर्नमेंट इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना चाहती है। दैट्स व्हाई दे यूजिंग देयर बजटरी पॉलिसी। इसलिए गवर्नमेंट अपनी बजट पॉलिसी में अपनी पॉलिसी की हेल्प से इन गैप्स को रिड्यूस करती है। तो गवर्नमेंट बजटरी पॉलिसी में क्या करती है, गवर्नमेंट अडॉप्टिंग टैक्सेशन पॉलिसीज। आपने देखा होगा, जो बेटा रिच कैटेगरी के पर्सन होते हैं, जिसकी इनकम का लेवल हाई होता है, गवर्नमेंट उनके ऊपर हैवी टैक्सेस इंपोज करती है, या फिर मैं यूं कहूं, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम इंप्रूव होता है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम कि भाई अगर हम ज़्यादा पैसा कमाएंगे तो गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, कम पैसा कमाएंगे तो कम देना पड़ेगा, ताकि गवर्नमेंट अच्छा खासा पैसा अमीर बंदों से इकट्ठा कर ले। जब गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो गवर्नमेंट कहते हैं, यार मैं अपनी टैक्सेशन पॉलिसी में केवल पैसा कमाना नहीं, बल्कि जो पुअर पीपल है, जिनके पास इनकम का सोर्स कम है, एट द टाइम ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस और फूड क्राइसिस, तो गवर्नमेंट उन लोगों को क्या प्रोवाइड करती है बेटा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्सिडीज। मतलब गवर्नमेंट अपनी बजटरी पॉलिसी में क्या कहना चाहती है, गवर्नमेंट अपनी बजटरी पॉलिसी में कहना चाहती है कि हमारी सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी हो रही है इनकम एंड वेल्थ का, वी वांट टू रिड्यूस इट by imposing taxation policy. If people have higher income category, then we will impose heavy taxes on it, so that income level will be reduced and we will provide subsidy to the poor one. As a result, the gap between rich and poor become decline and economic welfare increases. So I think you are able to understand. आप लोग सभी समझ गए होंगे। हाँ जी सर, बट इस तरीके से तो हम और ज्यादा प्रमोट ही कर रहे हैं ना उनको, इस गैप को और ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं हम एक तरीके से। हम एक तरीके से गैप को प्रमोट नहीं कर रहे बेटा, एक तरीके से गैप को रिड्यूस करने का काम कर रहे हैं। सब्सिडीज का मतलब केवल ये नहीं है कि उनको पैसा दे दिया। सब्सिडीज बहुत तरीके की मिलती है बेटा, फूड सब्सिडी मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज मिलती है, मतलब अदर काइंड ऑफ कमोडिटी को बाय करने के लिए वो सब्सिडी दे रहे हैं, बिकॉज दे आर अनेबल टू बाइंग द थिंग्स। गवर्नमेंट उन्हें इनकम अपॉर्चुनिटीज भी नहीं दे पा रही है, एजुकेशन सिस्टम भी डेवलप नहीं कर पा रही है, तो गवर्नमेंट उनका मिनिमम लेवल ऑफ लाइफ को सर्टेन करने के लिए ये सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है, ताकि इकोनॉमी में के अंदर एक बैलेंस बना रहे, ताकि इकोनॉमी डिस्टर्बिंग एलिमेंट की फॉर्मेशन में नजर ना आए। राइट, तो ये दो तरीके हैं बेटा जिससे हमारा इनइक्वालिटी ऑफ इनकम को कम कर सकते हैं। दैट इज द ऑब्जेक्टिव नंबर सेकेंड। ओके, आइए बच्चे पॉइंट नंबर थर्ड। पॉइंट नंबर थर्ड है बेटा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। आप सर एक क्वेश्चन है, साथ बताइए जी, बोलिए सर अगर मान लो सर कंट्री पुअर है तो सर तो फिर उस सिचुएशन में क्या करेंगे? कंट्री पुअर है तो उस सिचुएशन में कुछ नहीं करेंगे, ये अमाउंट ज्यादा होगा, ये अमाउंट कम होगा। कंट्री पुअर है तो बेटा ये सब्सिडीज का अमाउंट कई बार बंद भी कर देती है। भाई वो तो डिपेंड करता है इकोनॉमी टू इकोनॉमी। अब अगर आप मान लीजिए साउथ अफ्रीका की किसी कंट्री में जाएंगे तो वहाँ जो छोटे छोटे गरीब देश हैं उनके पास तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, वहाँ तो फूड की प्रॉब्लम ही है बेटा। कम से कम इंडिया के अंदर इकोनॉमी के अंदर फूड शॉर्टेज तो नहीं है, मतलब बेसिक लेवल ऑफ सर्वाइवल ही तो डाउन है, वो तो अपडेट किया जा सकता है। अगर इकोनॉमी गरीब है तो ये प्रॉब्लम और बड़ी दिखेगी, वहाँ पर गैप और दिखेगा। सर तो फिर क्या करेगी सर वो कंट्री सर उसको गैप को कम करने के लिए? फिर उस गैप को कम करने के लिए उन्हें देखो अपनी कंट्री के रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना पड़ेगा। देखो पॉवर्टी या किसी भी प्रॉब्लम को समाप्त करने के लिए इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज अ की सोर्स। जब तक हमारी कंट्री में लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, इनकम सोर्स नहीं मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, गुड्स बनाकर मार्केट में बिकेगा नहीं, सामान जाएगा नहीं, पैसा आएगा नहीं, और पैसा नहीं आएगा तो डेवलपमेंट नहीं होगा। मतलब एक ही तरीका है कि हम लोग अपनी गुड्स को प्रोड्यूस करके इंटरनेशनल मार्केट में बेचें और पैसे को अर्न करें। मतलब सेल्फ सफिशिएंसी के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। जो कंट्री गरीब है उसको गुड्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा, बोरोविंग्स कम से कम देना पड़ेगा और सामान को बेच के पैसा अर्न करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना पड़ेगा। राइट,
सो ये मैंने आपको अभी 2 पॉइंट्स बताए। पॉइंट नंबर थर्ड पर मैं आ रहा हूँ बहुत जल्द। पॉइंट नंबर थर्ड अगर आप लोग देखें, दैट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मुझे एक बात बताइए देवांश, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। बेटा क्या कभी ऐसा हो सकता है कोई इकोनॉमी ये चाहे कि हमारे देश के अंदर फ्लक्चुएशंस आए, हमारा देश ऊपर नीचे होता रहे? क्या कोई कंट्री कभी चाहेगा? नहीं सर। भाई कभी नहीं चाहता यार। हर एक कंट्री चाहता है कि उसके अंदर स्टेबिलिटी रहे। और याद करो, मैंने आपको पिछली यूनिट जो पढ़ाई थी, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन, उसके अंदर मैंने आपको एक बात बताया था कि कंट्री के अंदर या तो इन्फ्लेशन आता है भाई, या डिफ्लेशन आता है। ये पॉइंट बोला था या नहीं बोला था बेटा? यस सर। है ना? तो ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों ही हमारी इकोनॉमी के लिए डेंजरस प्रॉब्लम है बेटा। इन्फ्लेशन अगर आ गया तो भी लफड़ा है, डिफ्लेशन आ गया भाई साहब तो भी समस्या है। इन्फ्लेशन आने से बेटा हमारे देश में गुड्स का प्राइस बढ़ जाता है, जिससे परचेजिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, और डिफ्लेशन होने से लोगों के पास पैसा नहीं होता तो परचेजिंग कैपेसिटी घट जाती है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज होता है, सर इन दोनों को कंट्रोल कैसे करेंगे? तो फटाफट से याद करो मेरा पिछला चैप्टर। मैंने पिछले चैप्टर में फिस्कल पॉलिसीज कुछ पढ़ाई थी, कुछ याद आ रहा है या भूल गए? यस सर। बेटा फिस्कल पॉलिसी मैंने बोला था सर, हमारी इकोनॉमी के अंदर फिस्कल पॉलिसी का एक प्रोसेस होता है। फिस्कल पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जिसे हमारी गवर्नमेंट अपनी बजटरी पॉलिसीज के हेल्प से बनाती है, जिसमें गवर्नमेंट ये देखती है कि हमें इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कैसे कंट्रोल करना है। अगर हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन नाम की प्रॉब्लम है, तो इस सिचुएशन के अंदर हमारी गवर्नमेंट टैक्स रेट को बेटा बढ़ा देती है। सर बेटा टैक्स। गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स अपनी कम कर देती है और डेफिसिट फाइनेंसिंग को भी कम करती है, ताकि हमारी इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई कम हो। इन तीनों को करने का मेन पर्पस होता है कि कंट्री के अंदर मनी सप्लाई का लेवल कम हो जाए, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल करे। तो सर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के, हाँ बेटा सर एक बार फिर से समझा दो, ये समझ नहीं आया। मैं दोबारा बता देता हूँ। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि इकोनॉमी स्थिर रहे, इकोनॉमी के अंदर चेंजेस ना आए। अगर हमारे देश में यस। इन्फ्लेशन है तो गवर्नमेंट अपनी फिस्कल पॉलिसी को यूज करती है, जो बजटरी पॉलिसी कहलाती है। और अगर हमारे देश में डिफ्लेशन है, जिसमें लोगों के पास पैसा नहीं है, वहां पे गवर्नमेंट टैक्स रेट कम कर देती है बेटा। टैक्स रेट अगर कम हो जाएगा तो लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, सर गवर्नमेंट अपने ज्यादा खर्चों को पैसे बढ़ाती है। देने के लिए। हाँ ज्यादा पैसा देगी बेटा। सरकार क्या करेगी? इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च करेगी, रोड्स बनाएगी, कम्युनिकेशन के ऊपर खर्च करेगी, रेलवे नेटवर्क बिल्डअप करेगी, फ्लाईओवर्स बनाएगी, ताकि लोगों को रोजगार मिले। और रोजगार इंफ्रास्ट्रक्चर से मिलने के बाद फिर इनकम बढ़ता है। और डेफिसिट फाइनेंसिंग भी ज्यादा छापेगी। इन सबका मेन ऑब्जेक्टिव है पैसे के फ्लो को बढ़ाना। तो ये दोनों तरीके मैं अडॉप्ट कर कर अपनी कंट्री से इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकता हूँ। बट ये सब होता किससे है बेटा? गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी से। और फिस्कल पॉलिसी बेटा जब ही बनती है जब बजट बनता है। तो इसका मतलब बजट हमारी कंट्री के लिए बहुत जरूरी है। विदाउट गवर्नमेंट बजट हम अपनी कंट्री की फिस्कल पॉलिसी नहीं बना सकते। और अगर फिस्कल पॉलिसी बन गई तो भाई मजा आ गया। फिस्कल पॉलिसी अगर बन जाएगा तो हम आसानी से इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है? सर तो पैसे ये कम क्यों तीन करने पॉइंट। हैं कंट्री के? कंट्री के पैसे इसलिए पैसे कम कम करना क्यों है करने? बेटा, अगर इन्फ्लेशन है, चीजें महंगी हैं, तो उसको सस्ता तो करना है ना। तेरी पॉकेट हाँ, में पैसा अगर ज्यादा पड़ा है तो तू ज्यादा खरीद रहा है। अगर मैं तेरी पॉकेट से पैसा निकाल दूं तो तेरी खरीदने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यही करना है। इन्फ्लेशन में लोगों के पास पैसा ज्यादा होता है, इसलिए वो डिमांड करते हैं, इसलिए महंगाई आती है। और बेटा डिफ्लेशन में लोगों के पास पैसा कम होता है, तो हमें उसकी इकोनॉमी के अंदर पैसा डालना होता है। और तुम्हें अगर पैसा ज्यादा दे दूंगा तो तुम ज्यादा खरीदोगे, और ज्यादा खरीदोगे तो सर इकोनॉमी मतलब खत्म हो मिडल जाएगी। में रखा रहता है। हाँ मिडल में। राइट। ठीक है। दोनों को बैलेंस करना होता है बेटा, इसी को तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कहा जाता है। फटाफट ये तीनों पॉइंट नोट करो बेटा। फर्स्ट पॉइंट है बेटा एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, दूसरा रिड्यूस ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, तीसरा है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तीनों ऑब्जेक्टिव नोट करें।
सभी बच्चों को क्लियर हो चुका है? कोई डाउट? हाँ सर सर। इसको ही नोट करना है या बताओगे आप? नहीं बेटा, इसी को नोट कर लो, बाकी तो नोट्स में मिल जाएंगे। रफ है, अगर ये समझ लिया तो कंटेंट तो क्लियर हो ही गया ना। ओके सर। चलिए, फोटो क्लिक कर लिया करो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि चीज़ें क्लियर जल्दी हो। चलिए, अब हम लोग आ रहे हैं बेटा गवर्नमेंट बजट के नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे। हमारा गवर्नमेंट बजट का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, समझिए। ऑब्जेक्टिव नंबर 4, गवर्नमेंट बजट का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है रिड्यूस poverty and unemployment, poverty and unemployment। आप मुझे एक बात बताना सभी बच्चे, क्या हमारे देश में अगर पोवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट लगातार आएगा तो क्या वो कंट्री की ग्रोथ रेट में किसी तरीके की प्रॉब्लम या हर्डल्स डालेगा या नहीं डालेगा? डालेगा सर सर। डालेगा। डालेगा। यार हमारे देश में अगर लोग ज्यादा बेरोजगार हों या ज्यादा गरीब हों तो ऑब्वियसली वो डिमांड कम करेंगे बेटा। डिमांड कम यस होने से सर। प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन के कम होने से इनकम कम होगी, इनकम के कम होने से कंट्री का वेलफेयर डाउन होगा और इकोनॉमी बैकवर्ड बनेगी। तो हमारे गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव होगी ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें रोजगार देना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनकी पॉवर्टी से कम करना है। इसलिए आपने देखा होगा हमारे देश की गवर्नमेंट बहुत सारे पॉवर्टी एलिमिनेशन प्रोग्राम चलाती रहती है, बहुत सारी स्कीम्स में गवर्नमेंट लोगों को पैसा देती रहती है। उन सबका मेन एजेंडा क्या होता है? ताकि लोगों की रिड्यूस ऑफ परचेजिंग कैपेसिटी को बढ़ाकर वो उनकी मनी सप्लाई को इंक्रीज करे। तो गवर्नमेंट अपने प्रोग्राम के तहत, गवर्नमेंट के जो पॉवर्टी एलिमिनेशन प्रोग्राम्स होते हैं, उन प्रोग्राम या प्रोग्रेस कार्ड जो होते हैं उनके लिए बेटा गवर्नमेंट फंड देती है और वो फंड बेसिकली गवर्नमेंट बजट के थ्रू ही एलोकेट होता है और उस बजट के बेसिस पर वो अपने प्रोग्राम को चलाते हैं और लोगों को रोजगार देने का काम करते हैं। जैसे आपने मनरेगा सुना होगा बेटा, गांव में 100 डे प्रोग्राम चलता है कि गांव में हर एक व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। अब किसी बंदे को 100 दिन का रोजगार दे दिया रोड बनाने के लिए, उस बंदे को लेबर की फॉर्म में लगा दिया, बट उसको पैसे देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट की है या फिर हमारे देश की स्टेट गवर्नमेंट की है। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट किस रेशो में कितना पैसा देगा, दैट इज टोटली डिपेंड ऑन द फंडिंग ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि हमें किसको पैसा कितना देना है। इट मीन्स एलोकेशन ऑफ फंडिंग जो होती है जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स में है वो बजट के बेसिस पर ही होता है। अगर किसी साल गवर्नमेंट ने टैक्स की फॉर्म में ज्यादा पैसा कलेक्ट कर लिया या गवर्नमेंट की इनकम ज्यादा होगी तो वो पॉवर्टी एलिमिनेशन प्रोग्राम या अनएम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैंपेन में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करती है। जैसे अभी मान लो कोविड आया, कोविड के बाद सबको पता लग गया कि हमारे देश में लोगों के पास पैसे का फ्लो कम हो गया, तो हमारे देश का चाहे वो सेंट्रल बैंक हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सबने कंसेशन देना स्टार्ट कर दिया। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि अक्टूबर तक हम लोग 80 करोड़ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में फूड प्रोवाइड करेंगे। तो दैट इज ऑल्सो क्या फाइनेंशियल बर्डन फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के ऊपर एक तरीके से फाइनेंशियल बर्डन तो है ही कि सरकार को इतना ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा जब जाकर लोगों की बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगी। तो ये सारा खर्चा कब करना है, कैसे करना है, क्या होगा, वो सब बेटा बजट में करा जाता है। इसलिए गवर्नमेंट बजट की हेल्प से ये सारे पॉवर्टी एलिमिनेशन कैंपेन्स को रन करा जाता है ताकि हमारी इकोनॉमी में ये सारी प्रॉब्लम्स का रिडक्शन करा जा सके। इसलिए इसका ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव नंबर 5 सर एंड लास्ट। हाँ जी बेटा। सर जैसे अभी सर कोविड के टाइम में सर पीएम केयर फंड आया था, तो सर वो क्या, राइट। वो किस चीज, वो हेल्प कर रहा था लोगों को। तो सर गवर्नमेंट ऐसे कभी भी इम्पोज कर सकती है ऐसे लोगों से डिपॉजिट कलेक्ट करना? नहीं बेटा, वो सब सिचुएशनल होते हैं और ये सब ना एट द टाइम ऑफ नेशनल डिजास्टर जब कंट्री के अंदर आता है तो गवर्नमेंट
विल टेक बोरोविंग्स फ्रॉम द पब्लिक या फिर फाइनेंशियल हेल्प टू द पब्लिक कि भाई इस प्रॉब्लम में हम सबको मिलकर काम करना है, तो इफ यू आर एबल तो दीजिए, नहीं दे सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये एक तरीके से कंपल्सरी पेमेंट नहीं है बेटा, ये एक तरीके से विलिंगनेस वाली प्रॉब्लम है बेटा। अगर मान लो नेशनल डिजास्टर हमारी कंट्री में आया, कोविड पेंडेमिक, तो इसमें सरकार ने एक अपील करी कि इफ यू आर एबल टू डोनेट सम अमाउंट फॉर द पुअर who are living in the country and they are the part of country, they are unable to buy the medicines and oxygen, then you can easily provide this facility with the help of financial assistance। तो गवर्नमेंट उनसे हेल्प मांग रही है, वो एक सिचुएशनल है बेटा, हमेशा नहीं मांगती है। अगर किसी को मान लो मेरी बहुत 50 कंपनियां चल रही हैं, तो 50 कंपनियां चल रही है तो मैंने हर कंपनी का 2-2% या 10-10% का प्रॉफिट मैंने सोच लिया पीएम केयर फंड में दे दिया, तो वो एक कंपनी अपनी साइड से कर सकती है, बट उनको टैक्स रिबेट भी मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, बट हमेशा नहीं मांग सकती, वो सिचुएशनल होता है। सर तो फिर वो टैक्सेस जो हम पे करते हैं सर, इनकम टैक्स, सर वो सफाइस नहीं कर पाते? नहीं बेटा, वो इतना ज़्यादा बड़ा लॉस होता है कि वो टैक्स की इनकम बहुत छोटी हो जाती है। मान लो अचानक से मुझे 10,000 करोड़ की रिक्वायरमेंट है और मेरी टैक्सेस से इनकम ही केवल 2,000 करोड़ की हो रही है, तो ऑब्वियसली 8,000 करोड़ का गैप है। इस 8,000 करोड़ के गैप को हम टैक्स या अदर इनकम से कवर नहीं कर पा रहे, तो उसकी रिकवरी के लिए इस तरीके के फंड्स या फंडिंग एजेंसीज के थ्रू वो चीज़ें कलेक्ट की जाती है ताकि इस डेफिसिट की सिचुएशन को कंट्रोल कर सकें। Yes. Right. Now we are here to move last topic, that is management of public enterprises. Management of public enterprises. बेटा ये लास्ट ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट का, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। गवर्नमेंट बजट को पढ़ाने का भाई साहब मेन ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ कि जितनी भी सरकारी कंपनीज होती हैं, जितनी भी पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं, उन सबको अरेंज करना, उन सब में कितना पैसा देना है, कितना पैसा रिजर्व में रखना है, कितनी वर्किंग कैपिटल लगना है, कितना फिक्स कैपिटल लगना है, कितनी रिक्वायरमेंट ऑफ लाइबिलिटीज है, कितनी रिक्वायरमेंट ऑफ रिजर्व्स हमें मेंटेन करने, दे ऑल थिंग्स विल बी मेंटेन बाय द बजट। आप एक बार देखिए, पब्लिक सेक्टर कंपनी का जो मेन मोटो होता है वो प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता बेटा। आपने इस चीज को तो एनालिसिस कर लिया होगा कि जितनी भी हमारी पब्लिक कंपनीज होती हैं वो सब सोशल वेलफेयर पर्पज से की जाती है, भले उसमें लॉस हो। जैसे इंडियन रेलवे की मैं बात करूं तो इंडियन रेलवे अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट को भी रिकवर नहीं कर पाता, वो हमेशा लॉस में रहता है, फिर भी वो रेगुलर बेसिस पर पब्लिक सर्विस देने के चक्कर में लगा रहता है। अगर उसकी जगह कोई प्राइवेट कंपनी होती तो भाई साहब वो इतने लंबे समय तक अपने आप को रन नहीं कर पाती, राइट। तो यानी कि पब्लिक सेक्टर को किस तरीके से रन कराना है, कितना फंड्स एलोकेट करना है, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना है या घटाना है, तो उसके सारे डिसीजन गवर्नमेंट बजट के बेसिस पर लिया जाता है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं वो सब मैनेज्ड थ्रू गवर्नमेंट बजट, राइट। तो मैंने बेटा गवर्नमेंट बजट के आपको मेजर 5 ऑब्जेक्टिव्स बता दिए जो इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एग्जामिनर आपसे इन क्वेश्चन के बारे में जरूर पूछेगा कि सर गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव क्या है, सारे नहीं, इनमें से कोई एक या दो पॉइंट। जैसे फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया, दैट इज रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सेकेंड था रिड्यूस इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। थर्ड पॉइंट मैंने आपको अभी कुछ देर पहले ही बताया बच्चों, थर्ड पॉइंट क्या था हमारा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। फोर्थ पॉइंट मैंने आपको बताया रिड्यूस पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। एंड फिफ्थ पॉइंट इज मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज या मैनेज्ड ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। सो गवर्नमेंट बजट का चैप्टर इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप पूरे गवर्नमेंट बजट के चैप्टर को देखें, थोड़ा सा एनालिसिस करें, तो गवर्नमेंट बजट 6 मार्कर क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स एंड डिफरेंसेस, यहाँ तक किसी अगर बच्चे को कोई डाउट है तो मुझसे पूछे। सर ये यूनिट खत्म